कांग्रेस, आगे हम कांग्रेस को पढ़ेंगे। कांग्रेस की शुरुआत हुई 1885। 1885 से जब शुरुआत हुई तो हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस जो थी वो 1885 में बनी। बनाने के क्या कारण थे, क्योंकि इसको बनाने वाला जो व्यक्ति था वो एक अंग्रेजी पूर्व पूर्व सिविल सर्जन था, ए.ओ. ब्यूम साहब। और क्या कारण थे उन्होंने बनाया, तो इसके विषय में कई सारे सिद्धांत आए। तड़ी चालक का सिद्धांत है, सेफ्टी बॉल का सिद्धांत है, इसे किसने दिया, क्यों दिया, तो हम देखेंगे इस सब चीज इसे पढ़ेंगे। जब हम कांग्रेस को पढ़ेंगे तो कांग्रेस को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। राष्ट्रवाद को हम कांग्रेस को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक कांग्रेस पढ़ते हैं 1885 से लेकर 1915 तक के, और एक कांग्रेस पढ़ते हैं हम 1915 के बाद में, अर्थात गांधी युग में हम पढ़ेंगे। तो 1885 से लेकर जब हम 1915 के बीच का कांग्रेस को जब हम पढ़ते हैं, उस समय के राष्ट्रवाद को पढ़ते हैं, तो उसे भी हम क्या करते हैं, दो भागों में बांट के पढ़ते, दो विचारधाराओं में बांट के पढ़ते, दो फिलोसफी में बांट के पढ़ेंगे। पहली फिलोसफी चलेगी वो रहेंगी कहीं ना कहीं उदारवादी विचारधारा वाले, इसको दादा भाई नौरोजी, जिसका समर्थन दादा भाई नौरोजी करते दिखाई देंगे। वहाँ पर समर्थन तैयब साहब करते दिखाई देंगे, बदरुद्दीन तैयब साहब, फिरोज शाह साहब करते दिखाई देंगे, गोपाल कृष्ण गोखले करते दिखाई देंगे। तो वहीं उदारवादी के विपरीत आपको विरोध में या फिर राष्ट्रवाद को दूसरी तरह से अचीव करना चाहने वाले जो लोग रहेंगे, वो विचारधारा दिखाई देंगी, उग्रवादी विचारधारा, जिसको सपोर्ट करने वाले भी लोग लाल बाल पाल, मतलब मैं अगर सीधे सीधे का अरविंद साहब भी थे, जिसमें उन्होंने लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इनके विषय में हम पढ़ेंगे, इनकी क्या फिलोसफी थी, किस प्रकार से उदारवादी से उग्रवादी में परिवर्तन हुआ, किस प्रकार से उदारवादी से उग्रवादी की शुरुआत हुई, हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब इन सब चीजों को पढ़ेंगे तो 1907 का हम प्रमुख रूप से कांग्रेस विभाजन पढ़ेंगे, और कांग्रेस विभाजन के क्या कारण रहे, तो हम कारणों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद के हम दो महत्वपूर्ण बातों को पढ़ेंगे। एक स्वदेशी आंदोलन पढ़ना बहुत जरूरी पड़ जाता है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के कारण हमारे यहाँ पर औद्योगिकरण की कहीं ना कहीं छोटी सी शुरुआत हुई, और दूसरी बात राष्ट्रीय शिक्षा की भी शुरुआत हुई। तो मेरे हिसाब से स्वदेशी आंदोलन एक महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं भाग बनता है। जो ग्रे एरिया रहता है, छोटा सा छुपा हुआ एरिया रहता है, हम उसे भी पढ़ने की कोशिश करें। वो कौन सा बैठ जाता है, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन के बाद में जब एकाएक समाप्ति होगी, तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे क्रांति काल। ये सब चल रहा है कौन सा कांग्रेस, 1885 से लेकर 1915 के बीच के कांग्रेस में ये सब घटनाक्रम है। कांग्रेस अपने राष्ट्रवाद को बढ़ाने की कोशिश करे, और उसी के बाद में हम ये सब पढ़ें। इसी दौरान हम आगे जब और पढ़ेंगे, वो दूसरे चरण का राष्ट्रवाद रहेगा, जिसमें गांधी जी आते हैं। तो हम गांधी जी की शुरुआत करेंगे। हम गांधी जी के जब पढ़ेंगे तो हम गांधी जी की विचारधारा को सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि गांधी जी को हमें 1915 से लेकर 1948 तक पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले गांधी जी के द्वारा 3 बड़े बड़े आंदोलन चलाए, और सबसे सफलतम आंदोलन अगर मैं बोलूँ, जिसमें जनता की भागीदारी हर आंदोलन दर आंदोलन बढ़ती चलेगी, तो मैं सफल आंदोलन ही बोलूँ। तो क्या सिद्धांत थे जिसके कारण लोगों का हजूम, कहीं ना कहीं जनता थी वो कहीं ना कहीं जब गांधी के पीछे है, तो हम उनके सिद्धांतों को पढ़ेंगे, और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे हमारे गांधी युग की। गांधी युग की जब शुरुआत करेंगे तो बहुत सारी घटनाएं हैं। और दूसरी बात यह कि सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन अगर मैं इतिहास का बोलूँ, जहाँ से सन के आधार पर ऑब्जेक्टिव निकलने की संभावना रहती है, वो गांधी युग मुझे दिखाई देता है। क्योंकि एक ही सन में कई सारी घटनाएं हैं, हर सन में घटना है, और हर सन में घटना है तो कालक्रम में जमाव के आधार पर वो पूछता है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई, उसको आरोही या अवरोही क्रम में जमाइए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, वो ये पूछता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गांधी युग बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी शुरुआत हम करेंगे गांधी के आगमन के साथ, और उसके बाद में हम उनके बहुत सारे आंदोलनों को पढ़ेंगे। जैसे हम चंपारण पढ़ेंगे, चंपारण के बाद अहमदनगर मिल आंदोलन पढ़ेंगे, उसके बाद हम खेड़ा आंदोलन पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन को पढ़ेंगे, चोरा चोरी की घटना को पढ़ेंगे, उनके द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन को पढ़ेंगे। इसके बीच की छोटी छोटी जो घटनाएं घटी उनको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, सर्वदलीय बैठक हुई, साइमन कमीशन का आगमन हुआ, इन सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम 1930 के करीब उनके द्वारा दांडी यात्रा और दांडी यात्रा के फलस्वरूप शुरू हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन को छोड़कर उनके द्वारा हरिजन की सेवा के लिए शुरू किए गए आंदोलन को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसी के बाद में जब उनका प्रभाव कम होने लगा, तो हम
तीन प्रमुख व्यक्तियों का प्रादुर्भाव भी देखेंगे, उनका प्रवेश भी देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और वल्लभ भाई पटेल। तो हम उसी समय में देखेंगे कि 1935 का अधिनियम एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन। उस 1935 के अधिनियम को जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि उसका प्रभाव हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अधिक है। यदि पीएससी देने वाले बच्चे हैं तो स्वाभाविक रूप से इस बार 2020 का जो पीएससी का सिलेबस उन्होंने जो नया बनाया है उसमें सीधे सीधे लिखा है 1919 और 1935 के अधिनियम। तो मतलब उनके लिए 1935 और 1919 के अधिनियम का महत्व बढ़ जाता है। और क्यों नहीं, क्योंकि 1935 और 1919 और खासकर 1935 का अधिनियम का बहुत बड़ा भाग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिए गए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के हिसाब से भी 1935 का अधिनियम महत्वपूर्ण हो जाता है और इतिहास को समझने के हिसाब से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम इससे पढ़ेंगे और इसके आधार पर जो उपबंध थे उस उपबंधों का प्रयोग करके किस प्रकार से कांग्रेस शासन में शामिल हुई उससे हम पढ़ेंगे। 1937 का चुनाव कहाँ कहाँ उन 11 राज्यों में कहाँ कहाँ जीती, कहाँ कहाँ गठबंधन की सरकार बनाई, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में जिन्ना को भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। वो जिन्ना जो असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद में एकाएक खिलाफत आंदोलन जो असहयोग आंदोलन के साथ ही चला था, उससे खफा होकर एकाएक समाप्ति से खफा होकर 1924 के करीब करीब पुनः मुस्लिम लीग की जब शुरुआत करता है उस जिन्ना के बारे में पढ़ेंगे और उस जिन्ना की हार को 1937 में हम दर्शाने की कोशिश करेंगे ताकि हमें पता चले कि द्वैतवाद जो सिद्धांत दिया जिन्ना के द्वारा 1937 के करीब वो कहाँ से कैसे आया, सांप्रदायिकता कैसे आई, हम उसे पढ़ेंगे। और उसी के बाद हम कांग्रेस में चल रहे आंतरिक गुटों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी दौरान हम दो अधिवेशनों के बारे में पढ़ेंगे, दो अधिवेशन महत्वपूर्ण, 1938 का, 1939 का। इसी दौरान विश्व की घटनाओं को भी लेकर पढ़ना पड़ेगा। विश्व की घटनाएं तो हम देखें 1929 की महामंदी, 1933 में हिटलर का चांसलर बनना और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होना। ये कहीं ना कहीं भारतीय आज़ादी के आंदोलन को कहीं ना कहीं इफेक्ट करे। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, ब्रिटेन भी इसमें भागीदार था, तो ब्रिटेन को भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना था, तो उसके द्वारा लगातार कांग्रेसियों को मनाने के लिए कोशिश की गई। तो अगस्त प्रस्ताव है, हम अगस्त प्रस्ताव पढ़ेंगे। अगस्त प्रस्ताव नहीं माने तो फिर क्रिप्स मिशन लाए, उसे भी नहीं माना तो गांधी जी को कहीं ना कहीं सुबुगाहट हुई कि जापान जीत रहा है और हम ब्रिटेन हार रहा है, तो कहीं ना कहीं एक उपनिवेश, एक साम्राज्यवादी देश से हम निकलेंगे, दूसरे साम्राज्यवादी में चले आएंगे। तो इसी डर के कारण गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन, हम उसे पढ़ेंगे। इसके बाद नया गवर्नर वायसराय आया, वेवेल, उस वेवेल की योजना के बारे में पढ़ेंगे और वेवेल की योजना के बाद में हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन, जिसके आधार पर हमारे संविधान सभा का निर्माण हुआ और उस संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण किया। और इसी के बाद में सत्ता पलट हुआ ब्रिटेन में, और सत्ता पलट जब ब्रिटेन में हुआ तो उन्होंने घोषणा की कि हम भारत को आज़ाद करेंगे। वो भारत को आज़ाद करेंगे तो हम देखेंगे भैया फरवरी 1947 की वो घोषणा, उसे पढ़ेंगे। और उसके बाद में जून 1947 की माउंटबेटन की घोषणा, जिसके आधार पर भारत के दो भाग हुए, दो डोमिनियन राज बने, एक पाकिस्तान एक भारत, और 1947 को बाद भारत की आज़ादी। भारत की आज़ादी के बाद हम आगे पढ़ेंगे, तो जब भारत की आज़ादी की बात पढ़ेंगे तो गांधी जी की मृत्यु, और मृत्यु के बाद में एक नया स्टेट शुरू होता है, नया सिलेबस में शुरू होता है, वो होता है आज़ाद भारत का इतिहास। जब आज़ाद भारत के इतिहास की बात आती है तो हम देखते हैं कि जो संविधान सभा थी वही हमारी पहली संसद थी, हम उसी को ही पढ़ेंगे। इन संसद के द्वारा ही भारत पे शासन करने की प्रारंभिक कोशिश की गई। उस समय के किस प्रकार की घटनाक्रम थे ये सब पॉलिटी में पढ़ा जाता है, पर हम इतिहास में थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। पॉलिटी को जब हम पढ़ेंगे कि राज्यों का अधिग्रहण किस प्रकार से किया गया, भारतीय राज्यों का जो रियासतें थी 552 वो किस प्रकार से की गई, हम उससे पढ़ेंगे। उन 500 रियासतों में किस प्रकार से जूनागढ़, किस प्रकार से हैदराबाद, किस प्रकार से जम्मू कश्मीर को अधिग्रहित किया गया, वो पढ़ना है, वहाँ पर पढ़ना है हमें। पर हम यहाँ पर भी देखेंगे कि उस समय में क्या सोच थी, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे। भारत चीन समझौता उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तिब्बत विद्रोह हम उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे। 1962 का युद्ध हम उसे पढ़ेंगे। 1965 का युद्ध हम उसे पढ़ेंगे और 1971 का भारत पाक युद्ध उसे पढ़ेंगे। उसके बाद में हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे वो इंटरनेशनल अफेयर अर्थात IR के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ये हो गया हमारा मॉडर्न इंडिया का कहीं ना कहीं सिलेबस।
और मॉडर्न इंडिया के सिलेबस में हम ये बातें ओरली, आज की जो क्लास थी वो भले ही ओवरव्यू थी, पर हम इन सभी टॉपिक पर अलग अलग वीडियो बनाकर हम समझने की कोशिश करें, ताकि हमारी जो सोच है वो ब्रॉड हो। अभी बोर्ड पर आने की गुंजाइश नहीं, क्योंकि लॉकडाउन है तो संसाधन की अभाव, अनुपस्थिति है, अभाव है। तो कोशिश करेंगे कि आगे की क्लास जब लॉकडाउन खुले तो उस क्लास के बाद में हम धीरे धीरे बोर्ड पर आकर आपको इसको समझाने की कोशिश करेंगे। जब समझ आएगा तो आपको अगर वीडियो अच्छे लगेंगे तो आप उस वीडियो को अच्छा और कैसे बनाया जा सके उसके विषय में भी आप हमें कहीं ना कहीं नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपने सुविचार लिख सकते हैं। धन्यवाद।